राघवेंद्र द्विवेदी जी हैं प्रवक्ता सुबह सपा से। राघवेंद्र द्विवेदी जी, आप इन तमाम सीटों को किस तरीके से देख रहे हैं? 14 सीटें, आपका अपना आंकलन क्या है? क्योंकि आज अब की बार का ये जो 2 चरण है उसमें कड़ी परीक्षा आप जैसे दलों के लिए भी है, क्योंकि आप लोग एनडीए के सहयोगी हैं। पिछली बार की बात और थी क्योंकि आप लोग कहीं और थे। चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं? आज का जो चुनाव है वो काफी अहम है और खासकर मैं आपको दिल्ली के लोकसभा चुनाव की बात करूं तो आज दो पार्टियां जो एक दूसरे को भ्रष्टाचारी चोर बताती थी, आज देखिए राहुल गांधी जी झाड़ू परोड़ दिए और अरविंद केजरीवाल जी पंजा परोड़ दिए। तो कहीं न कहीं जनता जान चुकी है कि सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए। और रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की सभी सीटें आज जो चुनाव हो रहा है वो शाम तक सभी सीटें जनता बीजेपी की झोली में डाल देगी। गाजीपुर से गाजियाबाद तक कोई ऐसा सीट नहीं है जो एनडीए गठबंधन न जीत पाए। इंडिया अलायंस के लोग अब ये बता रहे थे, इनको बताना पड़ रहा है कि टीएमसी का प्रत्याशी कौन है भदोही से। आज तक ये नहीं बता पाए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कि प्रत्याशी कौन है। वहां स्थिति यह है कि उनको एक सिरे से नकारा जा रहा है। अगल बगल के जिलों में चाहे वो भदोही हो, पिछड़ी जाति की भूमिका को आप लोग किस तरीके से देख पा रहे हैं? मैं चाहूंगी ब्रीफ में आप इसका जवाब दें, उसके बाद मैं नवीद जी के पास जाऊंगी। राघवेंद्र जी, क्योंकि ये जो 2 चरण है उसमें बहुत महत्वपूर्ण निर्णायक वोट है, आपको लगता है कि वो आप लोगों के साथ जाएगा इस बार? बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। पिछले 2014 में भी गया, 2017 में भी गया, 19 में भी गया, 22 में भी गया और 24 में भी जाने को तैयार। आज जितने दबे कुचले लोग हैं, अंत्योदय की जो बात है वो केवल एनडीए करती है और सभी लोग, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, सब लोग। चलिए, आपका मानना है कि आज भी लोग अंत्योदय योजना को लेकर लोग सोच रहे हैं, लोगों को राशन मिल रहा है। नवीद जी, आप ही के पास मैं आ रही हूँ। नवीद जी, आपका क्या आंकलन है? 14 सीटें अभी बता रहे थे कि खाद्यान्न योजना, अंत्योदय योजना का लाभ देशवासियों को मिल रहा है और पिछड़ी जातियों का वोट सपोर्ट हमारे साथ है। देखिए, हर फेस का सहयोगी दलों का कहना है जी महत्व होता है और इस फेस का भी बहुत महत्व है। इस चरण के चुनाव से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये मुद्दा जो जाति की तरफ जा रहा है, ये पूरब में जाति प्रधान ये लोकसभा क्षेत्र हैं। यहाँ पर जाति के ऊपर हमेशा वोट पड़ता रहा है। पिछड़ों की बड़ी संख्या है, उनको प्रभावित करने के लिए तमाम दल कोशिश करते हैं। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि जो एनडीए के साथ में छोटे छोटे घटक दल हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में, वो इस चरण में भाजपा की ताकत है। लेकिन देखना यह है कि वो ताकत किस हद तक काम आती है। चाहे वो निषाद हों, चाहे वो जिनसे बात हो रही थी उनके दल की बात हो, चाहे वो पटेल समाज हो, ये सारे सहयोगी हैं एनडीए के। और मुझे लगता है कि पूरब में इनसे बहुत उम्मीद भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि राजभर का एक अच्छा वोट बैंक है वहाँ पर, इस बात में कोई शक नहीं है। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ जब ये लोग थे उस समय सपा गठबंधन को इन्होंने फ़ायदा पहुँचाया था, लेकिन उसके बाद घोसी में इनकी ताकत थोड़ी मुरझाती हुई नजर आई। अब देखना यह है कि लोकसभा में ये सचमुच क्या पिछड़ों का वोट हासिल करने में, भाजपा को दिलाने में कामयाब हो पाते हैं, क्या नहीं हो पाते। एक तो ये पूरब का चेहरा हो गया। दूसरा, आज का महत्वपूर्ण दिल्ली है, जो हमारे नजदीकी, हम उसकी बात करते हैं। दिल्ली भी अद्भुत है, वहां पर जाति का असर नहीं होता है, ना के बराबर होता है, लेकिन वहां का वोटर भी बड़ा अद्भुत है। वो विधानसभा में केजरीवाल को बिल्कुल छप्पर फाड़ के वोट देता है, लेकिन लोकसभा में वो मोदी के साथ चला जाता है। एक ही वोटर, उसको 2 चेहरे हैं। लेकिन इस बार कुछ नयापन है, एक बड़ा गठबंधन है। वहां पर जो स्थानीय मुद्दे हैं वो बड़े हावी हैं दिल्ली में। जी बिल्कुल, स्थानीय मुद्दे हावी हैं, इस बात में कोई शक नहीं। और आप और कांग्रेस के साथ गठबंधन का एक क्या नतीजा होता है, कितना सफल होता है, कितना असफल होता है, ये प्रयोग कहां तक सफल होता है, ये एक तरह से एक बहुत बड़ा संकेत देगा इसका नतीजा। और सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी ने लगभग सभी अपने कैंडिडेट बदले हैं। अब देखना यह है कि केजरीवाल जेल से जमानत पे छूट के आए हैं, प्रचार कर रहे हैं, आक्रामक है। दिल्ली में केजरीवाल और मोदी वर्सेस लड़ाई चल रही है। तमाम चीज़ें इंटरेस्टिंग इसलिए है, चाहे पूरब की बात की जाए, चाहे दिल्ली की बात की जाए। 2 अलग अलग रंगों के ये दो चेहरे, एक जाति प्रधान है और एक कहीं ना कहीं विकास से जुड़ा हुआ है, बदलाव से जुड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये चुनाव, जैसा कि हमने आपने देखा कि बिल्कुल जब चुनाव शुरू होने से पहले मुद्दा बिल्कुल डेवलप हो गया और चुनाव पलट गया।
लोकसभा चुनाव 5 साल में जनता के साथ क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, जनता क्या चाहती है, बस मैं अपनी बात पूरी खत्म कर दूं। मेन चीज ये कि ये पलट के जाति पर आ गया, विपक्ष ने इसको जाति पे रखा, संविधान पे रखा, और उस पिच पर भारतीय जनता पार्टी आ गई और उसको लगने लगा, शायद भाजपा के बयानों से लगता है कि ये जाति की तरफ ना चला जाए, ये विपक्ष की तरफ चुनाव उनके फेवर में ना चला जाए, इसलिए उन्होंने मुसलमानों से जोड़ दिया और वहां पर कहीं ना कहीं पिछड़ा और मुसलमान और ये कुछ इस तरह की आपका हक दिला दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा चिंताजनक बात है वक्त पर अपनी पिच बदलने की कोशिश की है बीजेपी ने। अच्छा सवाल है संजय जी, इस पर आप जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मुझको लगता है कि जो सच सामने आता है ना, वो तर्कों के साथ ही सामने आता है। अगर हाईकोर्ट ये डिसीजन दे रहा है तो मुझको लगता है तथ्यों पर ही उसने निर्णय दिए हैं, और लोकतंत्र में अगर आप न्यायपालिका को नहीं स्वीकार करते तो ये बिल्कुल बताना लाजिमी होता है कि आप लोकतंत्र पे नहीं विश्वास करते और भारत के संविधान पर नहीं विश्वास करते। ये किसी लोअर कोर्ट का डिसीजन नहीं है। देखिए, राजनीति में लोअर कोर्ट का डिसीजन आता है तो लालू यादव जैसे चारा चोर भी जेल चले जाते हैं, अपना अपराध स्वीकार करते हैं, लेकिन धृष्टता की सीमा यहां तक चली जाती है कि हाईकोर्ट के निर्णय के बाद भी इंडी गठबंधन की प्रमुख नेता ममता बनर्जी सरेआम हाईकोर्ट के निर्णय से इनकार करती हैं। मैंने कहा ना, ये वैसा ही इनकार है जैसे हाईकोर्ट के डिसीजन के आने के बाद इंदिरा गांधी की सदस्यता गई तो इंदिरा गांधी ने कहा कि हमें हाईकोर्ट का निर्णय स्वीकार नहीं है, हम अपनी सदस्यता नहीं छोड़ेंगे, हम 14 देश सीटें उत्तर प्रदेश इमरजेंसी लगा देंगे। पर हम बातचीत कर रहे हैं 14 सीटें उत्तर प्रदेश की, जहां पर चुनाव चल रहा है, जो स्थानीय जो वहां के मुद्दे हैं, जो ग्राउंड पर स्थिति है, वो बीजेपी किस तरीके से देख पा रही है। 2019 की अगर हम बात कर लेते तो 9 सीटों पर आप लोगों की एक तरफा जीत हुई थी और उसके बाद दूसरे विपक्ष के लोग थे मैदान में, चुनाव जीते थे। इस बार आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि इस बार आप लोगों के यहाँ से प्रत्याशी भी बदले गए? संजय जी जल्दी से इसका जवाब। 2019 के आधार पर बात करें तो 2019 की तुलना में 2024 में हमारे खिलाफ बना हुआ गठबंधन और कमजोर हुआ है। बहुजन समाज पार्टी जो 12.5% के आसपास का वोट है, वो उनसे अलग गया है और हमारे साथ और साथी जुड़े हैं। ये ग्राउंड रियलिटी बताने के लिए पर्याप्त है कि इस बार के इन 14 की 14 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से बड़ी जीत हासिल करके आगे बढ़ेगी। जो पैनलिस्ट है वो कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, नवेद जी, और उसके बाद सुधा जी का एक सवाल। आपकी सारी बातें सही है और जो ममता का बयान है वो ऑब्जेक्शनेबल है, इस बात पे कोई शक नहीं है, आपका सवाल उठाना जायज है। इससे पहले भी आप लोगों ने तमाम इस तरह के सवाल उठाए, ये तो कल का फैसला है, लेकिन जब से चुनाव शुरू हुआ है भारतीय जनता पार्टी 90% सिर्फ हिंदू मुसलमान की, मैं नहीं कहता हूं आप हिंदुओं के हक की बात करें, आप ये बात भी करें कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो मेजॉरिटी है उसका हक जो है माइनॉरिटी मार ले, ये तुष्टीकरण के तहत आगे हो जाए, ये सवाल उठाना आपका बिल्कुल लाजमी है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि आप 10% ऐसे मुद्दे उठा सकते हैं, 90% तो इस देश के विकास की आपने जो अच्छा काम किया आप उसको दोहराइए, आप लाभ जो आप दे रहे हो जनता को आप उसका सवाल उठाइए, आपने योगी का आप बुलडोजर मॉडल की, महिलाओं की सुरक्षा की बात करिए। आप, मेरा खुद का रिसर्च है, पिछले जब से चुनाव शुरू हुआ है 90% आप एक पिच पे नाच रहे हो, उसका सिर्फ विषय है हिंदू मुसलमान। आपको डर लग रहा है, इससे लग रहा है कि आपको डर लग रहा है कि पिछड़ा आपके पाले से जाकर कहीं इंडिया गठबंधन ना चला जाए, इसलिए मुसलमानों और पिछड़ों के बीच में कोई ना कोई ऐसी एक दरार। मैं फिर यही कह रहा हूं कि आपकी किसी हद तक बातें सही हैं, आपका सवाल सही है, लेकिन आपके पूरा 100% में हम कह रहे हैं 10% 20% आप ये मुद्दा उठा सकते हो, लेकिन पूरे देश की समस्याओं को आप भूल गए हो, बस केवल सुधा जी और बात कर रहे हो। विवेक जी एक सवाल आप लोगों से लेंगे और फिर उसके बाद जवाब देंगे इस पर संजय जी, संजय चौधरी जी जवाब देंगे। सुधा जी आपका भी सवाल। मेरा बस इतना सा सवाल था। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, संविधान और सबकी बातें करने वाले यही लोग हैं जिन्होंने सदन के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग में जो लोग होंगे वो कौन कौन से लोग होंगे, लाके बिल चेंज कर दिया और इस संविधान और लोकतंत्र की और उसकी बात कर रहे हैं। ये अपने हिसाब से इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आते हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इससे बड़ा कोई असंवैधानिक बॉन्ड नहीं हो सकता। उसके बाद इन्हीं के वित्त मंत्री के पति कहते हैं कि इतना बड़ा स्कैम सिर्फ देश का नहीं, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्कैम है और ये हम पे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। मैंने कहा ना, इसके पहले पुणे में एक घटना हुई है,
कोर्ट ने ही आदेश दिया था जमानत का। 15 घंटे के अंदर 2 व्यक्तियों की हत्या होने के बाद कोर्ट कहता है 300 शब्द का निबंध लिख के जमानत ले जाओ। तो ये आपके जीवन का, लोकतंत्र का, संविधान का, कोर्ट का माहौल नहीं है तो क्या है? और आप प्रश्न हम पे खड़ा कर रहे हैं। हम प्रश्न पूछ रहे हैं क्योंकि विपक्ष में है, ये हमारा अधिकार है। आप पक्ष में है, आपका काम है इस देश की जनता की भलाई और संविधान की रक्षा, और संवैधानिक रूप से जो न्यायपालिका है वो सही काम करे, इसकी जिम्मेदारी आप कौन सी जिम्मेदार है? संजय जी, आप इस बस पर प्रश्न जवाब खड़ा दीजिए। कर रहे हैं। प्रश्न ज्यादा हैं और उठाए गए आप लोगों की तरफ से, और जवाब देना भी आपका दायित्व है। संजय जी, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को देख रहे हैं आप, वोट डालने के लिए वो पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में उनके साथ उनके समर्थकों को भी आप देख रहे हैं, बूथ पहुंच चुके हैं। फूलपुर की ये तस्वीर है और इस वक्त पहुंचे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तमाम जो दिग्गज हैं वो वोट डालने के लिए निकल चुके हैं अपने घरों से, और इस वक्त पहुंचे हैं फूलपुर में बूथ पर वोट डालने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो जहां एक तरफ 14 सीटों पर लोकसभा का रण चल रहा है, लोग अपने घरों से निकलकर वोटिंग डाल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तमाम दिग्गज भी अपने घरों से निकल चुके हैं मतदान करने के लिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे हुए हैं बूथ पर। संजय जी, आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। संजय जी, तमाम सवाल उठाए गए, अभी नवेद जी ने भी सवाल पूछा, सुधा जी के भी क्वेश्चन को आपने सुना, क्या जवाब है बीजेपी के पास इसका? देखिए, नावेद भाई की बात से शुरू करते हैं कि हम मुस्लिम पर क्यों जा रहे हैं। हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी के भेदभाव से काम नहीं करती, लेकिन हाँ, अगर संविधान के भेदभाव की बात भारत का कोई भी हाई कोर्ट अगर कहता है तो निश्चित रूप से उस हाई कोर्ट का सम्मान करते हुए उस संविधान के विरोध की बात करना, उस प्रश्न को उठाना लाजमी है। देखिए, मुसलमानों के लिए इस देश में क्यों कांग्रेस के समय और सरकारों के समय काम नहीं हुआ? मैं कहता हूं कि क्यों 1977 का इंतजार होता है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी फॉरेन मिनिस्टर बनते हैं तब सबसे पहली बार मुस्लिमों के लिए वीजा खोला जाता है सऊदी अरब के लिए। क्यों इस देश में मदरसों का मॉडर्नाइजेशन तब होता है जब अटल जी प्रधानमंत्री बनते हैं और डॉक्टर जोशी कहते हैं कि हमें कंप्यूटर भी चाहिए और विकास भी चाहिए। क्यों 3 तलाक का मुद्दा मुस्लिमों की सबसे बड़ी सामाजिक समस्या का समाधान तब होता है जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। अगर दंगे होते हैं सांप्रदायिक तो उस दंगों में मुस्लिम की दशा क्या होती है ये सब जानते हैं। योगी आदित्यनाथ के आने के बाद मुस्लिमों के दंगे से मुक्ति मिलती है तो यह भारतीय जनता पार्टी करती है। और नावेद भाई, आपको याद होगा इसी लखनऊ के अंदर सिया सुन्नी दंगे होते थे। ठीक है, 18 साल तक मुहर्रम। ठीक है, आपको संजय जी यहाँ पर रोकना चाह रहे हैं और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या कुछ कह रहे हैं? ये है